दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन लिखे हैं। ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। तो यहाँ पर 4 द्वीप हैं। तो ऐसा कौन सा द्वीप था जिस पर भारत रहता था, वो कौन सा द्वीप था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप ऐसा द्वीप था जिस पर भारतवर्ष पहले रहता था। तो ये हो गया हमारे पहले का आंसर, बी है जम्बू द्वीप। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। मतलब भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया तो वो किस भाषा में किया गया था, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन लिए हैं। ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन लिए हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। मतलब सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। फिलहाल अभी जो है ग्रीक भाषा वो यूनान व साइप्रस में बोली जाने वाली एक भाषा है। तीसरा प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है या है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, ए ऑप्शन है 6/4 उत्तरी अक्षांश, बी है 7/4 उत्तरी अक्षांश, सी है 8/4 उत्तरी अक्षांश और डी 6/8 उत्तरी अक्षांश है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा 4 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो हमारा सी होगा 8/4 उत्तरी अक्षांश। तो 8/4 उत्तरी अंश जो है अक्षांश है वो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भारत संघ था उसका जो दक्षिणी बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट था, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते थे। तो दक्षिणी बिंदु था भारत का। फिलहाल 2004 में सुनामी आने के कारण यह पूरी तरीक़ा से डूब गया है। आपको मैं बता दूं कि जो इंदिरा पॉइंट है उसको पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो 8/4 उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है कि भारतीय मानक समय जो भारत का समय लिया जाता है वो आधारित है किस पर। ए 80 पूर्व देशांतर पर, बी 80 पश्चिम देशांतर पर, सी 82.5 पूर्व देशांतर पर या फिर डी 82.5 पश्चिम देशांतर पर। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 82.5 पूर्व देशांतर पर। तो जो भारतीय मानक समय है वो हमारा 82.5 पूर्व देशांतर पर मिलता है। अब इसकी डिटेल में अगले प्रश्न में बताऊंगा कि 82.5 पूर्व देशांतर कैसे होता है, या जो भारतीय मानक समय है, जो भारतीय समय है वो कहाँ से लिया जाता है, वो अगला प्रश्न है जो उसमें आप विधिपूर्वक समझ पाएंगे कि कैसे वहाँ पर होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बता दूँ भारतीय मानक समय के आधार पर कि जो हमारा मानक समय है, मानक समय जो समय हम मानते हैं उसको मानक समय कहते हैं। तो जो हमारा मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो पहले मैं आपको बता दूं ग्रीनविच समय क्या है। तो ग्रीनविच समय इंग्लैंड के एक स्थान का नाम है ग्रीनविच। तो अगर आपसे कहा जाए कि जब इंग्लैंड में 12 बजेगा दोपहर के, तो हमारे भारत में 5:30 बज जाएंगे शाम को। तो 5.5 घंटा आगे होने की वजह से अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बज जाएगा शाम का। तो इसी के अकॉर्डिंग मानक समय माना जाता है। फिलहाल अब ये मैं आपको क्लियर करा दूं कि जैसे इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, तो वहाँ के समय को देखते हुए हम कंपैरिजन करते हैं अपने इंडिया के समय का, और इंडिया के समय का कंपैरिजन करते हैं इंग्लैंड के ग्रीनविच के समय से। तो इंडिया में भी कोई ऐसा स्थान होगा जिसका कंपैरिजन इंग्लैंड के ग्रीनविच के समय के अनुसार किया जाता है। तो इससे बाद वाला जो 5वें नंबर का प्रश्न है उसमें आपको ये डिटेल पूरी तरीक़ा से मिल जाएगी।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत का जो प्रमाणिक समय जो प्रमाणिक है या प्रमाणित है पूरे भारत में, उस स्थान का स्थानीय समय, किस स्थान का, जिस स्थान का स्थानीय समय वो कहाँ पर स्थित है। मतलब भारत में वो ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह के समय को पूरे भारत में माना जाता है और उसी स्थान के समय को इंग्लैंड के ग्रीनविच के समय से कंपैरिजन किया जाता है। मतलब ग्रीनविच में अगर 12 बजे होंगे दोपहर के, तो भारत में वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर 5.5 घंटे आगे, मतलब 5:30 बजा होगा शाम का। तो ऐसी कौन सी जगह होगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ के टाइम से पूरे इंग्लैंड में माना जाता है, तो भारत में भी ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ से भारत के पूरे लोगों के लिए एक ही समय निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमने दे रखा है, ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप और डी भोपाल के समीप। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन का मैं आंसर पहले मैं आपको बता दूँ, ये है इलाहाबाद के समीप। तो इलाहाबाद के समीप एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप जानते होंगे, मिर्ज़ापुर एक ज़िला है, मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ पर एक चौराहा है अमरावती। अब आपको पता होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहाँ पर मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में एक चौराहा है अमरावती चौराहा। तो वहाँ के मानक समय की तुलना हम इंग्लैंड के ग्रीनविच के समय से करते हैं। तो इलाहाबाद के समीप, तो ये ऑप्शन जो है इलाहाबाद के समीप ही आपका राइट आंसर होगा। चूँकि आगे डिटेल हमने बता दी है कि इलाहाबाद के समीप एक जगह है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में एक चौराहा है अमरावती चौराहा, जो कि आपको पता है ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। यहाँ पर 82.5 अंश, जो हमने अगला प्रश्न बताया था, इससे पहले जो प्रश्न बताया था, अब देखिएगा यहाँ पर 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर, तो ये वही जगह है 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर, ये आपका इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के अमरावती चौराहे पर होता है। इस वजह से यहाँ के समय के अकॉर्डिंग पूरे भारत का समय की कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न जो हमने लिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है, कितना अंतर है। फिलहाल 5वें नंबर प्रश्न पे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने का अंतर होता है। तो 5.5 घंटे का यहाँ पर अंतर पाया जाता है, जो हमने आपको पहले बताया कि अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बजेंगे। चूँकि 5 घंटा आगे होने के कारण 5:30 बज जाएंगे यहाँ पर शाम के। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा 5 घंटे 30 मिनट, ये हमारा छठे का आंसर होगा। अगला जो हमने प्रश्न लिया है 7वें नंबर का कि भारत का धुर, मतलब भारत की जो धुरी है, दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। मतलब जो भारत का धुर है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन हमने जो दे रखा है 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, सी है 876 किलोमीटर और डी है 916 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 876 किलोमीटर। तो जो भारत का धुर है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने जो अगला प्रश्न लिया है इसमें एक फ़ोटो भी दिया हुआ है जो आपके लिए समझने में आसानी होगी कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। मतलब जो भारत की स्थलीय सीमा वो सीमा होती है जो किसी देश के संपर्क में रहती है, ना कि किसी सागर या महासागर के संपर्क में। मतलब वो स्थलीय सीमा उसी को कहते हैं जिसका तो स्थलीय सीमा उसे कहते हैं जो किसी देश के संपर्क में हो, उनका बॉर्डर एक दूसरे से टच कर रहा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, बी है 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करिए, हमने बिंदु रखी और ये जो दूरी है पूरी यहाँ से लेकर ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक की दूरी जो समुद्र से सतह तक पहुँच जाए, मतलब उसके तट तक पहुँच जाए, ये स्थलीय सीमा कहलाती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है।
अब अगला प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों से, द्वीप आप समझ रहे होंगे कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ए ऑप्शन है, हमने बताया 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर बी ऑप्शन है। सी है 7516.50 किलोमीटर, डी है 8000 किलोमीटर। तो पहले मैं ये आपको क्लियर करा दूं कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मैं पहले आपको प्रोवाइड करा दूं, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे द्वीपों सहित आपको पता होगा कि भारत के कुछ द्वीप हैं, जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो ये भी भारत के ही एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी भी कुछ जो है ज़मीन समुद्र से घिरी हुई है, तो इनका भी जो है ज़मीन समुद्र से टच में है, तो ये भी तट के हिसाब से हो जाएंगे। तो द्वीपों सहित मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो समुद्र से चारों तरफ घिरे हैं, तो कितनी लंबाई में घिरे हैं, इनके चारों तरफ कितने कितने क्षेत्रफल में मतलब ज़मीन है, और जो है इनकी सतह या स्थल पानी से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के ज़मीन को लेकर, और यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से लेकर ये हमारा ऐसे ही जाएगा और यहाँ तक, जहाँ तक पानी फैला है। तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन रहेगा हमारा सी, 7516 किलोमीटर की यहाँ पर रेखा की लंबाई है द्वीपों सहित। मतलब लक्षद्वीप हो जाएगा और आपका उसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा, इसकी तट रेखा की लंबाई, और प्लस यहाँ से लेकर आप देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसके अकॉर्डिंग ये लंबाई सब जोड़कर, तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो हो जाएगी वो 7516.5 किलोमीटर होगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला जो प्रश्न है वो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। फिलहाल ये आपको पहले से भी पता होगा, फिलहाल इस वीडियो में हमने ये प्रश्न लिया है तो इसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 2933 किलोमीटर, बी है 3214 किलोमीटर, सी है 3124 किलोमीटर, और डी है 3412 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है, पहले मैं ऑप्शन बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। 10 नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 3214 किलोमीटर की लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की। कैसे है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिएगा, उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा। मतलब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप शुरू करेंगे और यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 3214 किलोमीटर की दूरी है। अगला जो प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तो आपकी हो गई, अब पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है। ए ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, या फिर 3214 किलोमीटर। तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए है, 2933 किलोमीटर की दूरी है। मतलब कहाँ से कहाँ तक वो मैं बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 2933 किलोमीटर है, पूरी 2933 किलोमीटर है। जो आपको बता दूँ कहाँ से कहाँ तक का फैली है कि ये कच्छ, गुजरात के कच्छ जिला के रण स्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली दूरी है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न जो हमने लिया है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अभी इससे पहले एक प्रश्न आया हुआ था
कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, और इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए या पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर उसमें ये पूछा जाता है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तब तो वो आप बताएंगे जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया। बट अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको द्वीपों को छोड़कर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन जो हमने दिया है, ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो पहले यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6100 किलोमीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों के दूरी को निकाल दें, लंबाई की तटों की लंबाई को निकाल दें, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अब इसको आप समझिएगा, इस फोटो से समझिएगा कि यहाँ से लेकर ऐसे कंडीशन में जो सतह मिल रही है जल से, तो तट हो जाएगा। तो तट रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक का है, तो वो 6100 किलोमीटर है। ये वाला हमारा लक्षद्वीप, और यहाँ पर हमारा है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है। तो ये दोनों चीज़ें छोड़कर काउंट होंगी, तो भारत की तट की रेखा 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमने लिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है या कितना है। मतलब भारत जितने क्षेत्रफल रहता है, विश्व में जितने क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत भाग पर भारत निवास करता है या भारत रहता है। तो यहाँ जो हमने ऑप्शन लिया है, ए 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%, ये हमने ऑप्शन ले रखा है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि जो ऑप्शन है वो हमारा 2.4% है। मतलब पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2/4% पर भारत का क्षेत्रफल है। ये आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न जो हमने लिया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। प्रश्न आप एक बार समझ जाते हैं तो आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, पूरे क्षेत्रफल जितना है भारत का, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब पर्वतीय क्षेत्र उसे कहते हैं जो समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के जो जगह होती है उसके पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। तो वो कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन लिया है, ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपने जो बताया इसका जो उत्तर है हमारा 14 नंबर का जो उत्तर है वो है 10.7%। मतलब 10 पूरा क्षेत्रफल जितना भारत का है उसका 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हमारा 14 का ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। 15 नंबर वाला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन लिया है, ए है 10.7, बी है 18.6, सी है 29.3 और डी है 43% दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे 15 नंबर का आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा सी, जो कि है 29.3। तो पूरे संपूर्ण भारत के जो भूभाग हैं उस पर 29.3% पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो आपको पठार पर पहले बता दूं, पठार होता क्या है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से थोड़ा ऊंचा हो। मतलब जो एक औसत होता है ज़मीन का, उससे ऊंचाई वाले स्थान को पठार कहते हैं। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए है 10.7, बी है 18.6, सी है 27.7 और डी है 29.3।
3, ये हमारा ऑप्शन है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वो हमारा सी होगा 27.7। तो संपूर्ण भारत के 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उस पर सबसे ज़्यादा मैदान पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो हमारा जो आंसर है डी 43%। तो 43% भूभाग पर भारत का मैदानी भाग का विस्तार होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। अब इसके कहने का मतलब हुआ कि जो भारत के राज्य हैं उनका जो समुद्र तट है, आप एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा समुद्र तट है, यहाँ से कितनी दूरी तक भारत की, तो यहाँ से किसी मतलब कोई राज्य का जो तट है, तट से लेकर समुद्र के अंदर तक कितने मील की दूरी तक उसका अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील, डी 200 मील। तो किसी राज्य का अपने तट से समुद्र के अंदर जाने की जो छूट होती है या जो अधिकार होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर्फ 12 मील तक। कोई भी राज्य अपने तट से समुद्र के अंदर सिर्फ 12 मील की दूरी ही तय कर सकता है अधिकार के तौर पर। तो ये आपका हो जाएगा ए 12 मील। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ध्यान से समझिएगा, पहला प्रश्न जो 18 नंबर का प्रश्न था और ये 19 नंबर का प्रश्न है वो थोड़े मिलते जुलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि भारत का संलग्न क्षेत्र और प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। अब हमने एग्जाम्पल बताया था, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए यहाँ से लेकर ये कोई तट हो गया, इधर तक कितने दूरी तक वो तय कर सकता है, 12 किलोमीटर या 12 मील तक तय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर है कि भारत का संलग्न क्षेत्र उसे कहते हैं कि जो जैसे लक्षद्वीप भारत का संलग्न क्षेत्र है, इसको अपने में मिलाकर रखा है भारत ने। तो जैसे लक्षद्वीप हो गया और आपका अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, तो ये हमारे संलग्न क्षेत्र हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर इस तरफ से, ध्यान से देखिएगा कि अगर इस तरफ से इधर 12 किलोमीटर आया जा सकता है तो ये आपका लक्षद्वीप है, तो इधर भी 12 किलोमीटर आया जा सकता है या इधर भी 12 किलोमीटर आया जा सकता है, 12 मील आया जा सकता है। तो 12 भारत के जो जुड़े हुए राज्य हैं वो 12 मील चल सकते हैं और जो हमारे संलग्न क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार है तो वो भी 12 मील की दूरी तय कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो भारत का संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तय कर सकते हैं, तो 12 हो जाएगा जो भारत से जुड़े हुए राज्य हैं और 12 मील हो जाएगा जो भारत के संलग्न राज्य हैं, संलग्न क्षेत्र हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 24 मील। तो हमारा भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, वो है 24 मील। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। फिलहाल प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 मिलते जुलते प्रश्न के अकॉर्डिंग है। फिलहाल इनमें तीनों में बहुत डिफरेंस है। तो प्रश्न जो है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मैं आपको बता दूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के सागरों से संबंधित कानून के अनुसार, मतलब संयुक्त राष्ट्र है तो उसने सागर से संबंधित जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जितने सागर हैं उससे संबंधित कुछ कानून बना रखे हैं। उस कानून के अनुसार अगर कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो होता है, समुद्र के उस भाग को कहते हैं जिसके आर्थिक रूप से दोहन के लिए, मतलब जिसके आर्थिक रूप से दोहन के लिए किसी राज्य विशेष को कुछ विशिष्ट आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ध्यान से समझिएगा कि जैसे संयुक्त राष्ट्र ने सागरों के संबंध में एक नियम बना रखा है, नियम बनाने के बाद उसने ये बताया है
कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा आर्थिक रूप से दोहन के लिए, किसी राज्य को विशेष प्रकार की आर्थिक अधिकार दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो कितनी दूरी तक अपनी आर्थिक आमदनी के लिए या आर्थिक चीज़ों के लिए वो समुद्र में कितनी दूरी तक जा सकता है। तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 200 मील। मतलब संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से यदि किसी क्षेत्र को, किसी राज्य को कोई अधिकार दे दिया जाए, विशेष अधिकार दे दिया जाए कि आर्थिक रूप से आप इस समुद्र में 200 मील की दूरी तय कर सकते हैं यहाँ पर, या वहाँ तक अपने अधिकार को ले सकते हैं। तो अगर किसी भारत के राज्य को जाना है तो वो सिर्फ 12 मील दूरी तय कर सकता है। भारत के कोई संलग्न क्षेत्र है तो भारत का राज्य 12 मील जाएगा, तो भारत का संलग्न क्षेत्र भी 12 जाएगा, तो 24 मील हो जाएगा। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र ने अधिकार दे दिया है कि आप आर्थिक स्थिति पर यहाँ पर जा सकते हैं, तो वो अधिकतम दूरी 20 मील होगी, 200 मील होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।